नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम विवेक है। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय में यह हमारा 11वां अध्याय है। आज हम बात करेंगे संविधान की मूल संरचना। संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमारे संविधान में इसका कब प्रावधानित किया गया, किस बात से जुड़ा हुआ ये मामला है, इन सारी चीजों को पूछेंगे। क्योंकि उद्देश्य और कथन वाले में किसी भी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। और आज के वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस पर डिस्क्रिप्टिव में भी आपको प्रश्न उत्तर लिखने के लिए आ सकता है, इसलिए यह हमारा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। अध्याय 11 है संविधान की मूल संरचना। मूल मतलब फंडामेंटल या बेसिक। कहीं भी इसका नाम फंडामेंटल दिया रहता है, कहीं बेसिक दिया रहता है, जो भी रहे उससे कोई बात नहीं है। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो जो संवैधानिक विशेषज्ञों के मध्य शुरू से ही वैचारिक मतभेद थे कि संविधान के किस भाग में संशोधन हो तथा कौन सा भाग संशोधन से परे हो। कहीं भी जो सभाएं होती हैं उसमें 2 गुट हो ही जाते हैं। कई लोगों का मानना होता है कि व्यवस्थाएं इस दूसरे तरीके से होनी चाहिए, कई लोग चाहते हैं कि उससे इतर व्यवस्था होनी चाहिए। वही बात ये कह रहा है कि संविधान सभा में संविधान के जो विशेषज्ञ थे उसमें शुरू से ही यह मतभेद रहा कि संविधान का कौन सा भाग ऐसा हो कि जिसमें बदलाव हो और कौन सा भाग ऐसा हो कि जिसमें बदलाव न हो, अर्थात संविधान संशोधन न किया जा सके। हमारे संविधान में केवल मौलिक अधिकारों के लिए ही विशेष प्रावधानित किया गया है। बाकी सब जितने भाग है, भाग 3 को छोड़ के सभी फ्लेक्सिबल है। लेकिन जो हमारा मौलिक अधिकार वाला है, मूल अधिकार वाला है भाग 3, उसमें ऐसा प्रावधान है जो विशेष रूप से प्रावधानित होता है। हमारा अनुच्छेद 13(2) कहता है कि किसी भी विधि द्वारा यदि मौलिक अधिकारों की कटौती अथवा छीनने का प्रयास किया गया तो यह विधि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित की जाएगी, लेकिन संविधान के अन्य भागों हेतु ऐसा। यह हमारा अनुच्छेद 13(2) ही कहता है कि जो हमारी संसद है वह जो हमारे मूल अधिकार है उसमें न कटौती कर सकती है, न कम कर सकती है, न उसको हटा सकती है। अगर ऐसा करती है तो व्यक्ति उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट आर्टिकल 226 अब जा सकते हैं, और कोर्ट न्यायालय उसको शून्य घोषित कर सकता है, अर्थात उस विधि को खत्म कर सकता है, समाप्त कर सकता है। ऐसा केवल मूल अधिकारों के लिए है, अन्य के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। अब संविधान के मूल ढांचे से क्या अभिप्राय है, इसको देखते हैं। संविधान के मूल ढांचे से अभिप्राय। हमारे संविधान में संविधान के मूल ढांचे का उल्लेख कहीं भी नहीं है। हमारे संविधान में यह बताया ही नहीं गया है कि मूल ढांचा क्या है। न्यायपालिका इसको समय समय पर बताती रहती है। अब जब केशवानंद भारती बनाम 1973 का केस आया, उसमें संविधान के मूल ढांचे से क्या अभिप्राय है, अब इस विषय पर आते हैं। हमारे संविधान में संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लेख कहीं भी नहीं है। प्रश्न पूछता है कि क्या हमारे संविधान में मूल ढांचे का उल्लेख है, तो जी नहीं है, कहीं नहीं है। इसका विकास, जो मूल ढांचे का विकास हुआ, वो केशवानंद भारतीवाद 1973 में हुआ। मूल ढांचे से अभिप्राय संविधान के मूल और अपृथक भाग से है, जो संविधान की आत्मा एवं उसका सार तत्व है, जिसे संशोधित करने का आशय एक नए संविधान बनाने जैसा होगा। केशवानंद भारतीवाद में 1973 में मूल ढांचे से संबंधित वाद आया, तो इससे अभिप्राय हमारा ये निकला कि संविधान में जो हमारा मूल है, जो जिसको संविधान से अपृथक अलग नहीं किया जा सकता है, कभी भी नहीं हटाया जा सकता है, वो संविधान का अभिन्न अंग है, और जिसको हटाना नए संविधान को बनाने जैसा है, उसी को हम क्या कहेंगे, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा कहेंगे। अब मूल संरचना का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, मूल संरचना के रूप में हमारे संविधान में आई। शंकरी प्रसाद मामला हुआ 1951 में। पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई। शंकरी प्रसाद मामला आया, उसमें क्या हुआ, पहला संविधान संशोधन हुआ, उसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई।
सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति मालूम है। मतलब इस पहले संविधान शंकरी प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति है वो इसके अंतर्गत आएगी, मतलब उस शक्ति के अंतर्गत हमारे मूल संरचना वाला पार्ट आएगा। अनुच्छेद 13 देखिए धीरे धीरे कैसे हम मूल संरचना की तरफ आते हैं। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधियां कानून आती थी, संवैधानिक संशोधन अधिनियम नहीं आता था। विधि मतलब सामान्य विधि, कानूनी संशोधन नहीं। केशवानंद भारती मामला 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान का मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। 51 से 73 20 साल बाद स्थिति बदल गई। केशवानंद भारती मामला आया 1973 में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कह ही दिया कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात इसको बदला नहीं जा सकता। इंदिरा नेहरू बनाम 1975 में सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संविधान संशोधन अधिनियम में एक प्रावधान को रद्द कर दिया। वो प्रावधान कौन सा है? संबंधित चुनाव विवादों को सभी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। इंदिरा नेहरू मामला 1975 में आया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन 39वें संविधान की एक प्रावधान को रद्द कर दिया। वो प्रावधान कौन था? उस प्रावधान में यह था कि प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए। नहीं, न्यायालय में यह जाएगा। उन्होंने 39वें संविधान संशोधन क्या कर दिया था कि लोकसभा जो निर्णय देगा वही सर्वोपरि है, वो न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। न्यायपालिका द्वारा नव आविष्कृत इस मूल संरचना के सिद्धांत की प्रतिक्रिया में 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया। अब देखिए, संसद और न्यायपालिका में विभेद की स्थिति में संविधान संशोधन होते आए। एक संविधान संशोधन हुआ, उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट में उसको रद्द कर दिया गया। फिर दूसरा संविधान संशोधन आया, 42वां संविधान संशोधन पारित। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 368 को संशोधित कर यह घोषित कर दिया गया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, मतलब इसकी कोई सीमा ही नहीं है। विधायी मतलब विधान बनाने की, कानून बनाने की, विधि बनाने की जो सीमा है वो संसद की असीमित है और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह ऐसा क्यों कर दिया गया? इंदिरा गांधी बनाम नेहरू मामला जो आया था 39वें संविधान संशोधन, उसमें न्यायालय ने तो इनके जो बदले गए प्रारूप थे उनको रद्द कर दिया गया, तो न्यायालय रद्द कर दिया गया। लेकिन वो तो सरकार है, तो सरकार ने कहा कि फिर चलते हैं, कोई बात नहीं, हम एक नया संविधान संशोधन बना के ऐसी व्यवस्था ही कर देंगे कि जिसमें जो अनुच्छेद 368 है उसमें संशोधन करने की शक्ति संसद के पास हो जाएगी और वह और कोई भी संशोधन न्यायालय में नहीं भेजा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में कहा कि मूल संरचना में न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था, जो कि संविधान की मूल विशेषता है। वह कह दिया कि ऐसा नहीं है कि न्यायिक समीक्षा में कोई स्थान ही नहीं है, जो मूल संरचना है वो मूल संरचना है। उसके बाद मूल संरचना के क्या तत्व है, ये 3-4 मामले आए। मूल संरचना के क्या तत्व है? संविधान की सर्वोच्चता। जहां हमारे संविधान की सर्वोच्चता है वो हमारे मूल संरचना से जुड़ा हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ माना जाएगा। भारतीय राजनीति की सार्वभौम, लोकतांत्रिक तथा गणराज्यात्मक प्रकृति। हमारी जो भारतीय राजनीति की सार्वभौमिकता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, यह सब हमारे मूल संरचना के तत्व हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के शक्ति के बीच विभाजन, यह भी हमारी मूल संरचना का भाग है। कानून का शासन होगा, व्यक्ति का शासन नहीं होगा, राजशाही का शासन नहीं होगा, सरकार का शासन नहीं होगा, कानून का शासन होगा। अर्थात कानून के सामने हम सभी समान हैं और एक ही अपराध के लिए एक ही प्रकार के दंड का प्रावधान हमारे संविधान द्वारा, हमारे कानून में किया गया है। वही बात कह रहा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है, यह तो न कार्यपालिका के अंतर्गत आएगी, न सरकार के अंतर्गत आएगी, न विधायिका के अंतर्गत आएगी, न राष्ट्रपति के अंदर में। हमारे यहाँ न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र निकाय है। न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका स्वतंत्र निकाय है। ऐसा नहीं है कि संसद कोई संविधान संशोधन करके न्यायपालिका को अपने अधिकार क्षेत्र में ला सके, ऐसा नहीं है। ये क्या है? न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है।
यह हमारी मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। उसके बाद मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत, उसके बाद अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 141 और अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को जो प्राप्त शक्तियां है वो भी मूल संरचना का ही भाग है। अनुच्छेद 226 तथा 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्राप्त शक्ति, ये भी हमारे क्या है, मूल संरचना के तत्व है। आज मूल संरचना वाला विषय बहुत ही महत्वपूर्ण था, छोटा टॉपिक था, इसको हमने पढ़ा, जाना कि मूल संरचना 1951 में जो पहला वाद आया था उससे लेकर 1976 42वें संविधान संशोधन तक आते आते क्या स्थिति बन गई। उसके बाद मूल संरचना का तत्व क्या है, उसमें कौन कौन से तत्व, अभी हमारे मूल संरचना को हमारे संविधान में यह नहीं बताया गया कि अमुक अमुक चीजें ही मूल संरचना होंगी, लेकिन समय समय पर न्यायालय द्वारा इसको बताया जाता है कि ये भी मूल संरचना के तत्व है। हमने पढ़ा। आपको अगर यह कक्षा अच्छी लगती होगी तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा, अपने विचार दीजिएगा। आप अगर हमारे नए पाठक, नए श्रोता, नए दर्शक, नए मित्र हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगली कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।